हेलो गाइस। आज मैं आप सब लोगों के लिए एमटीपी मतलब मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 1 का जो जीएसटी का पेपर है सितंबर 2025 अटेम्प्ट के लिए वो लाया हूं। एमटीपी और आरटीपी ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि पहले के अटेम्प्ट्स में ऐसा देखा गया है कि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ के आते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही जल्दी बहुत ही फटाफट एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर। चलो, यदि मैं केस सिनेरियो से बात करूं, आज थोड़ा सा सेटअप अलग है, कुछ अलग करने की इच्छा थी बस इसलिए। तो सबसे पहले हम केस सिनेरियो की बात करें तो मैंने पहले भी बोला है, मैं हमेशा क्वेश्चंस पहले पढ़ने पे फोकस करता हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, राजनाथ एंड कंपनी नीड टू फर्निश अ स्टेटमेंट कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ इनपुट्स ऑन द विड्रॉल ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। मतलब जब हम कॉम्पोजिशन से नॉर्मल स्कीम रेगुलर स्कीम पे जाते हैं तो हमें एक स्टेटमेंट फर्निश करना पड़ता है जिसमें हम हमारी पूरी इनपुट की डिटेल्स देते हैं। उसकी क्या डेट है, सबसे पहले वो इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस राजनाथ एंड कंपनी शेल इशू द इनवॉइस। Determine the amount of eligible ITC that can be availed by Rajnath for the month of August. Compute the amount of ITC to be reversed for the month of September. Ignore interest liability. Time of supply in respect of service imported by Rajnath and Company from its associated enterprises. L&T generated an e-way bill on 12th February at 14 hours. It transported ODC for a distance of 100। अच्छा सॉरी, ठीक है, ये एक सेपरेट क्वेश्चन है। ओके, तो हमारे पास 5 क्वेश्चन है केस सिनेरियो से रिलेटेड। अब हम फटाफट केस सिनेरियो को पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं केस सिनेरियो में लास्ट पैरास को पढ़ता हूं। ऑल द सप्लाई रिफर्ड अबव इज इंट्रा स्टेट अनलेस स्पेसिफाइड। मतलब सारे सप्लाईज पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। ठीक है, कंडीशंस एप्लीकेबल फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी आर फुलफिल्ड। ठीक है, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ केस सिनेरियो अप्रोप्रिएट आंसर आपको चूज करना है। चलो, अब मैं जल्दी से ये केस सिनेरियो शुरुआत से पढ़ता हूं। मेसर्स राजनाथ एंड कंपनी रजिस्टर्ड सप्लायर है जीएसटी में, जो कि टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करते हैं इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। राजनाथ एंड कंपनी का मतलब ये नहीं होता है कि वो कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी है। इट कैन बी सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, तो अनलेस नीचे बोला रहेगा मैं इसको एज अ सोल प्रोप्राइटर अज्यूम करूंगा। कर्नाटका में रजिस्टर्ड है। ठीक है, सबसे पहले मैंने पहले भी बोला, मैं इस इंफॉर्मेशन को अलग ही लिख लेता हूं, कभी कभी काम हो जाती है। द फर्म हैड ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम फ्रॉम अप्रैल मंथ ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। इट टर्नओवर क्रॉस्ड 1.5 सीआर ऑन 9th मई ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। कॉम्पोजिशन स्कीम में हमने पढ़ा है कि अनलेस आप टर्नओवर से एक्सीड नहीं कर रहे हो, आप कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हो। जैसे ही आपका टर्नओवर 1.5 सीआर क्रॉस हो जाएगा, आपको रेगुलर स्कीम में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। एंड हैड ऑप्टेड फॉर विड्रॉल ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम ऑन द सेट डेट। कब? 9th मई को हमारा टर्नओवर क्रॉस हो गया और उस दिन हमने विड्रॉ कर लिया। तो 9th मई से विद इन 30 डेज आपको आईटीसी 01 का फॉर्म भरना पड़ता है जिसके अंदर आपको इनपुट डिटेल्स देनी है। ठीक है, तो इस केस में 8th June will be the correct answer, 30 days. Coming on to question 2, Rajnath and Company removed goods on 10 June for delivery to Chandra and Company on sale or return basis. कब निकाले हमने गुड्स को? 10th June। ठीक है, और चंद्रा एंड कंपनी ने एक्सेप्ट किया 15 दिसंबर। इस केस में इशू ऑफ इनवॉइस क्या आता है? यदि सेल और रिटर्न बेसिस पे हम गुड्स को निकाल रहे हैं तो विद इन 6 मंथ्स गुड्स एक्सेप्ट हो जाने चाहिए। यदि विद इन 6 मंथ्स गुड एक्सेप्ट हो जाएंगे तो जिस भी तारीख को हो रहे हैं उस दिन आपको इनवॉइस इशू करना है। बट यदि 6 मंथ्स के बाद गुड्स एक्सेप्ट हो रहे हैं तो उस केस में जब भी 6 मंथ्स खत्म होंगे उस डेट तक आपको इनवॉइस बनाना है। तो 10 जून से 6 महीने कहां होंगे? 10 जुलाई, 10 अगस्त, 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर, 10 दिसंबर। अब एक्सेप्ट हो रहे हैं 15 दिसंबर, मतलब 6 महीने के बाद। तो इस केस में 10 दिसंबर तक आपका इनवॉइस बन जाना चाहिए। चलो, कमिंग ऑन टू क्वेश्चन 3, द फर्म हैज पेड जीएसटी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त। जीएसटी पेड ऑन इनपुट सर्विसेज इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस। पर्सनल पर्पस पे नहीं मिलता। जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ मोटर व्हीकल फॉर बिजनेस यूज बीइंग अ टू व्हीलर हैविंग इंजन कैपेसिटी ऑफ 25 सीसी 9000, ये मिलता है। मोटर व्हीकल में टू व्हीलर नहीं आता, मोटर व्हीकल जो ब्लॉक्ड होते हैं वो 4 व्हीलर होते हैं, तो ये 9000 का आईटीसी आपको मिल जाएगा। जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ कंप्यूटर 19000, ये भी आईटीसी मिल जाएगा, और पर नीचे एक लाइन लिखी है, जीएसटी पोर्शन वाज इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट टू क्लेम डेप्रिसिएशन। मतलब हमने एक कंप्यूटर लिया है जिसपे हमने 19,000 का जीएसटी दिया है और हम इस पूरे अमाउंट पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं इनकम टैक्स के अंदर। इस केस में इसका आईटीसी भी नहीं मिलेगा। तो हमें जो आईटीसी मिलने वाला है, अच्छा और भी इंफॉर्मेशन दी गई है ड्यूरिंग मे, क्योंकि हमें मे का आईटीसी बताना है तो हमें मे से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन पढ़नी पड़ेगी। ड्यूरिंग मे राजनाथ एंड कंपनी हैड रिवर्स आईटीसी ऑफ 10,000 फॉर नॉट मेकिंग पेमेंट टू वेंडर्स विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब। द पेंडिंग पेमेंट वाज क्लियर्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त। मतलब आईटीसी के अंदर एक रूल है कि यदि हम विद इन 180 डेज हमारे वेंडर का पेमेंट नहीं करते हैं तो हमें आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है। इसी के तहत
मई के महीने में हमने 10,000 का आईटीसी रिवर्स किया था, बट अब हमने अगस्त में पेमेंट कर दिया है, तो हम जैसे ही पेमेंट करते हैं हम फिर से उस आईटीसी को रीअवेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक तो 9,000 का आईटीसी हो जाएगा, प्लस एक ये 10,000 का आईटीसी हो जाएगा, टोटल 19,000 का आईटीसी मिल सकता है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाए। आउट ऑफ परचेजेस मेड इन आईटीसी अवेल ड्यूरिंग द अर्लियर मंथ्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल एज ऑन सितंबर। ठीक है, एक्स वाई जेड एबीसी पी क्यू आर, हमारे तीन सप्लायर्स हैं जिनसे कि हमने पहले परचेज किया था और इनको हमने अभी तक पेमेंट नहीं किया। एज ऑन सितंबर एक्स वाई जेड को 145 डेज हो गए, 13,000 का आईटीसी है। क्या रिवर्स करोगे? नहीं, 180 डेज का टाइम है। यदि 180 डेज तक पेमेंट नहीं किया तो आईटीसी रिवर्स होगा। 199 डेज हो गए हैं एबीसी को, इसका 15,000 का आईटीसी रिवर्स होगा, ये आईटीसी रिवर्स होगा। ठीक है, पीक्यूआर का 99 डेज 20,000, ये भी रिवर्स नहीं होगा। तो कौन सा आईटीसी जो रिवर्स होगा? 15,000, फोर्थ का सी। वेरी गुड, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। राजनाथ एंड कंपनी रिसीव्ड अकाउंटिंग सर्विसेज फ्रॉम प्रभु एंड कंपनी एंड एसोसिएटेड एंटरप्राइज, हमारा एसोसिएट एंटरप्राइज है। ठीक है, लोकेटेड इन श्रीलंका, श्रीलंका में है, बहुत बढ़िया। प्रभु एंड कंपनी इशूड इनवॉइस फॉर द सर्विस ऑन 1 सितंबर। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है। एसोसिएटेड एंटरप्राइज से जब भी हम सर्विस लेते हैं, आरसीएम सॉरी टाइम ऑफ सप्लाई की क्या डेट्स होती है? या तो डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ रिकॉर्ड इन बुक्स ऑफ रेसिपिएंट विच एवर इज अर्लियर। तो इनवॉइस की डेट से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब राजनाथ एंड कंपनी ने इसको बुक्स में अकाउंट फॉल किया 10 अक्टूबर को और पेमेंट हुआ 30 सितंबर को, मतलब 10 अक्टूबर और 30 सितंबर विच एवर इज अर्लियर, 30 सितंबर। बहुत बढ़िया, इसी के साथ आपकी केस स्टडी पूरी होती है। हम आंसर्स मैच कर लेते हैं। फर्स्ट का सी है, सेकंड का सी है, थर्ड का बी है, फोर्थ का सी है, फिफ्थ का बी है। फर्स्ट का सी, सेकंड का सी, थर्ड का बी, फोर्थ का सी, फिफ्थ का बी। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि ईवे बिल से रिलेटेड है। एलएनटी ने एक ईवे बिल जनरेट किया है 12 फरवरी को दोपहर के 2 बजे। कब किया है? 12 फरवरी को 2 PM। अच्छा, अब जो ट्रांसपोर्टेड कन्वेंस है वो ओडीसी है, ओवर डायमेंशनल, मतलब बड़ा वाला ट्रक है जिसको जाने में टाइम लगता है। ओडीसी के केस में क्या कितना वैलिडिटी है? 20 किलोमीटर पर डे, मतलब एक दिन में आपको 20 किलोमीटर चलना है। ठीक है, अच्छा, अब इसका डिस्टेंस क्या था? 100 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस दिया है? 100 किलोमीटर, मतलब आपको कितना दिन मिलेगा? आपको मिलेगा 5 डेज। सबसे पहले आपने ये निकाल लिया, बोलो हाँ। क्या क्लियर है? हाँ क्लियर है। सबसे पहले आपने ये निकाल लिया कि आपको 5 दिन की वैलिडिटी वाला ईवे बिल मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 100 किलोमीटर और ओडीसी में 20 किलोमीटर पर डे होता है। अब पूछा है द वैलिडिटी पीरियड ऑफ ईवे बिल विल एक्सपायर ऑन इफ देयर इज नो एक्सटेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये निकाल लिया कि हमारा ईवे बिल 5 दिन के लिए वैलिड रहेगा, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। अब ईवे बिल की वैलिडिटी में एक ट्रिकी पॉइंट होता है कि ये जो वैलिडिटी काउंट होती है कहां से होती है। तो अब आप ये समझना, ईवे बिल कब बना है? 12 फरवरी को दोपहर में 2 बजे। पहला दिन एक्सपायर कब होगा, बस वो इंपॉर्टेंट है। वो निकल गया तो फिर तो 5 दिन निकल जाएंगे। पहला दिन कब एक्सपायर होगा? 12 फरवरी की रात में 12 बजे की अगली रात, मतलब 12 फरवरी को दोपहर में 2 बजे ईवे बिल बना है। 2 बजे से चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, रात के 12 बज जाएंगे, रात के मिडनाइट हो जाएगा। इस मिडनाइट को फर्स्ट डे काउंट नहीं करेंगे, फर्स्ट डे काउंट होगा 13 14 फरवरी के मिडनाइट को। मतलब बेसिकली हमें 1.5 दिन मिल रहे हैं यदि आप वैसे देखो तो, मोटा मोटा। और ईवे बिल की यही खूबसूरती है। ठीक है, अब पहला दिन कब एक्सपायर हो रहा है? 13 14 फरवरी के मिडनाइट में। ठीक है, फिफ्थ डे कब एक्सपायर होगा? 13 14 फरवरी की मिडनाइट में पहला दिन एक्सपायर हो रहा है, 14 15 की मिडनाइट, 15 16 की मिडनाइट, 16 17 की मिडनाइट, 17 18 की मिडनाइट। क्या ऑप्शन है? हाँ है, इसका ऑप्शन है बी। क्या आप लोगों को समझा? हाँ सर समझा। सबसे पहले आपने वैलिडिटी निकाल ली, 5 डेज की वैलिडिटी आ गई, यहां तक आपका आंसर क्लियर हो गया। सेकंड, आपको ये देखना है कि पहला दिन कब एक्सपायर हो रहा है। तो इसमें ना याद कर लो, पहला दिन पता है कब एक्सपायर होता है? जिस दिन भी ईवे बिल बन रहा है ना, उसके बाद पहली मिडनाइट छोड़ के सेकंड मिडनाइट, तब पहला दिन एक्सपायर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। मिस्टर नरेश एक सप्लायर है रेडीमेड गारमेंट्स का, जिसने एक इनवॉइस इशू किया कस्टमर को और उसने गलती से 42,000 ज्यादा चार्ज कर लिया। मतलब एक्चुअली गुड्स 1 लाख रुपए के मूव हुए हैं, बट जो इनवॉइस बना है वो इनवॉइस बन गया 1,42,000 का। अब आप क्या करोगे? इनवॉइस की वैल्यू कम करोगे। इनवॉइस की वैल्यू कम कैसे होती है? इनवॉइस से नहीं होती, जो एक बार बन गया वो बन गया। अब आप क्रेडिट नोट इशू करोगे, वेरी गुड। सच एन इनवॉइस was issued on 28 October. Which document is required to be issued by company in respect of invoice issued on 28 October? इसका आंसर है क्रेडिट नोट।
बहुत बढ़िया। चलो लास्ट, ट्रुथ इज गॉड अ रिलीजियस ट्रस्ट अंडर सेक्शन 12 ऑफ इनकम टैक्स 1961 प्रोवाइड्स अ सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ प्रीमाइस विद इन द प्रेसेंस ऑफ रिलीजियस प्लेस व्हिच इज एग्जम्प्ट अप टू। रिलीजियस प्रेसेंस के आसपास यदि प्रीमाइस रेंट पे दिया जाता है रिलीजियस प्रेसेंस के अंदर, तो उसकी लिमिट होती है 9999 पर डे। उसके ऊपर यदि आपने कुछ भी चार्ज किया तो जीएसटी लग जाता है। बहुत बढ़िया। इसी के साथ हमारे एमसीक्यू हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ए हमने छोड़ दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी से हम करना चालू करेंगे। सबसे पहले मैं लास्ट की लाइन पढ़ता हूं। कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय ग्रीन पाइन्स लिमिटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। मार्च के लिए मुझे सिर्फ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकालनी है। क्या निकालनी है? वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। रेट ऑफ आईजीएसटी है 18%। क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। रेट कितना है? 18% आईजीएसटी, मतलब इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, अब ऊपर चलो। ग्रीन पाइन्स लिमिटेड कौन है? कंपनी है, दिल्ली में है। रजिस्टर्ड सप्लायर कहां पे है? दिल्ली में रजिस्टर्ड है। मैन्युफैक्चर करता है टैक्सेबल गुड्स। इट प्रोवाइड्स डिटेल ऑफ टैक्सेबल इंटरस्टेट सप्लाई मेड इन द मंथ ऑफ मार्च। सबसे पहले मैं ये 3 इन्फॉर्मेशन तो लिखता ही लिखता हूं ताकि मेरे से कोई सिली मिस्टेक ना हो। सिली मिस्टेक के नंबर देना बहुत गलत बात है। चलो, अब मेरे को क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है। सेक्शन 15 का काम है। लिस्ट प्राइस पढ़ लो। लिस्ट प्राइस ऑफ टैक्सेबल गुड्स सप्लाइड इंटरस्टेट 15 लाख। बहुत बढ़िया। अच्छा, सब्सिडी। सब्सिडी पे 2 पॉइंट है। नीचे मेरा एक नजर गई थी कि सब्सिडी पे कुछ लिखा है। लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इज नेट ऑफ 2 सब्सिडीज रिसीव। मतलब ऊपर जो लिस्ट प्राइस दी है ना 15 लाख की, उसमें सब्सिडी का एडजस्टमेंट नहीं कंसीडर किया। सब्सिडी का एडजस्टमेंट नहीं कंसीडर किया मतलब मैं मैं 100 रुपए में एलपीजी सिलेंडर बेचता था। सरकार आई, सरकार ने कहा 80 रुपए में बेचो, 20 रुपए हम देंगे सब्सिडी। तो ये जो 15 लाख है ना, ये बेसिकली 80 रुपए। तो यदि मुझे इसमें वैल्यू निकालनी है ना, तो मुझे सब्सिडी ऐड करनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, सब्सिडी लेस कर देते हैं। बोलते हैं कि सर ये जो 15 लाख है ना, हमें लगा ये फाइनल वैल्यू है, मतलब ये इंक्लूसिव ऑफ सब्सिडी है। नहीं भाई नहीं, क्या लिखा है? इज नेट ऑफ 2 सब्सिडीज। नेट का मतलब भाई वो प्राइस जिस पे हम कस्टमर को बेचेंगे। कस्टमर को किस पे बेच रहा हूं मैं? 80 रुपए पे बेच रहा हूं, क्योंकि सरकार ने आके कहा है कि तुम 80 ही लेना, 20 हम देंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया हो। हाउएवर द अदर चार्जेस आर चार्ज टू कस्टमर ओवर एंड अबव। ठीक है, 15 लाख। अब मेरे को क्या करना है? मेरे को सब्सिडी ऐड करना है। मैंने आपको रीजन बता दिया। पहली सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है, किसी हाल में ऐड नहीं होती है। सब्सिडी दूसरी किसने दी है? एनजीओ ने दी है, फॉर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू ओल्ड एज होम। कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स इंक्लूडेड, मतलब लिंक्ड टू प्राइस है, लिंक्ड टू यूनिट है। क्लियर? इस पॉइंट से समझ में आ रहा है कि लिंक्ड टू यूनिट है। 50,000 ऐड होगा। वेरी गुड। टैक्स लेवीड 20,000 ऐड होगा। पैकिंग चार्जेस 15,000 ऐड होगा। लेट फी पेड बाय रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। रिसिपिएंट हैज एग्रीड टू पे 6,000 इन लमसम एंड नो एडिशनल अमाउंट। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि जो रिसिपिएंट है ना, वो 6,000 रुपए दे देगा। आप उसको इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानना। भाई वो 6,000 के ऊपर कुछ भी नहीं देगा, 6,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। तो इस केस में 6,000 ऐड नहीं होगा, इस केस में ऐड होगा 6,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 118। पता है कितना आता है? 6,000 ये आता है 5085। पता है कितनी हो गई आपकी वैल्यू? 15 लाख प्लस 50,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 प्लस 5085। आपकी वैल्यू आ गई 15,90,085। आपकी वैल्यू आ गई 15 लाख। चलो लेट्स चेक। 15,90,085। 15,90,085। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। स्ट्रॉन्ग हेल्थ मेडिकल सेंटर एक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है जो कुछ सर्विसेज देता है। क्वेश्चन क्या पूछा है? यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द सिचुएशन इन द लाइट ऑफ। अच्छा, स्ट्रॉन्ग हेल्थ मेडिकल सेंटर इज ऑफ द व्यू दैट इट इज अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ऑल द हेल्थ केयर सर्विसेज। बेसिकली एग्जाम्पशन वाला पॉइंट है कि भाई स्ट्रॉन्ग हेल्थ मेडिकल सेंटर एक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है, वो कुछ सर्विसेज दे रहा है। हमें ये डिटरमाइन करना है कि क्या ये एग्जाम्प्ट है या टैक्सेबल है। पहली सर्विस है रेकी हीलिंग ट्रीटमेंट। रेकी ऑथोराइज्ड जो मेडिकल फील्ड है उसमें नहीं आती, तो ये टैक्सेबल है। दूसरी है प्लास्टिक सर्जरी। वन सच सर्जरी वाज कंडक्टेड टू रिपेयर क्लेफ्ट लिप ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी। प्लास्टिक सर्जरी ना वैसे तो टैक्सेबल होती है, बट यदि ये किसी बॉडी डिफॉर्मिटी के लिए होती है तो ये एग्जाम्प्ट होती है। तो एक प्लास्टिक सर्जरी आपकी एग्जाम्प्ट रहेगी, ये वाली जो है ये एग्जाम्प्ट रहेगी, और जो सेकंड वाली है, अच्छा एक ही के बारे में इंफॉर्मेशन दी है तो हम तो ये लिखेंगे कि एग्जाम्प्ट है भाई। चलो, एयर एम्बुलेंस सर्विस टू ट्रांसपोर्ट क्रिटिकली इल पेशेंट फ्रॉम डिस्टेंस टू मेडिकल सेंटर। किसी के घर से हॉस्पिटल या हॉस्पिटल से घर यदि एम्बुलेंस सर्विस दी जा रही है, एग्जाम्प्ट। पैलिएटिव केयर फॉर टर्मिनली इल पेशेंट्स ऑन रिक्वेस्ट, सच केयर इज आल्सो प्रोवाइडेड टू पेशेंट्स एट देयर होम।
Palliative care is given to improve the quality of life, who has serious or life, but goal is not to cure the disease. बहुत सारे बच्चे ये लास्ट लाइन पढ़ते हैं कि गोल इज नॉट टू क्योर द डिसीज और वो इसको टैक्सेबल कर देते हैं। ना भाई ना, पैलिएटिव केयर एग्जम्प्ट होती है। इससे रिलेटेड आपके स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन भी है। अल्टरनेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट बाय वे ऑफ योगा, योगा अगेन एग्जम्प्ट। चलो लेट्स चेक। आपकी फर्स्ट सर्विस टैक्सेबल है। रेकी मैंने आपको बोला था, रेकी आपके रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में नहीं आती है। सेकंड एग्जाम्प्ट है। अच्छा अब ना ये आप पढ़ना, मैंने आपको रीजन बता दिया, बट आप एक रीडिंग मारना, रीडिंग मारने से आपकी राइटिंग अच्छी होगी। ये भी एग्जाम, ये भी एग्जाम, ये भी एग्जाम। वेरी गुड। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 का बी। सहदेव एंड सन्स एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है। इनने हायर किया एक जीटीए। मैं तो हमेशा इस चार्ट के थ्रू ही सॉल्व करता हूं। ये कौन है? रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है फॉर ट्रांसपोर्टिंग इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल फ्रॉम गुजरात टू फैक्ट्री। ठीक है, द जीटीए हैज ऑप्टेड टू पे जीएसटी अंडर द फॉरवर्ड चार्ज। जीटीए बोल रहा है कि फॉरवर्ड चार्ज के अंदर हम पे करेंगे। देखो एज पर सेक्शन 9(3) यदि जीटीए एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म को देता है तो इस केस में जीएसटी की लायबिलिटी अंडर आरसीएम रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म पे आती है अंडर 5%। बट ऑप्शन दिया गया है कि यदि जीटीए चाहे तो 12% पे फॉरवर्ड चार्ज में खुद भी पे कर सकता है। आंसर देख लेते हैं। इन अकॉर्डिंग विद सेक्शन 9(3) सर्विस प्रोवाइडेड बाय जीटीए टू पार्टनरशिप फर्म आर टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। वही जो मैंने बोला, प्रोवाइडेड वेयर जीटीए ऑप्ट्स टू पे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज एट 12%, इशू अ टैक्स इनवॉइस चार्जिंग जीएसटी, जीटीए इज लायबल टू पे जीएसटी। दो रेट्स दिए, 5%, 12%। यदि जीटीए चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज में 12% पे जीएसटी लगा सकता है। एक टैक्स इनवॉइस इशू करना चाहिए उसको, करना पड़ेगा उसको, करना चाहिए नहीं करना पड़ेगा। इन द गिवन केस जीटीए ने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया 12% वाला अंडर फॉरवर्ड चार्ज और एक टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया, तो जीटीए ही लायबल है फॉर सर्विसेज। ठीक है। मनमोहन एंटरप्राइजेस के 2 रजिस्टर्ड पर्सन है दिल्ली में। उसका एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर बोथ द प्लेसेस इज 120 लाख, मतलब 1,20,00,000। It wishes to pay tax under composition scheme under section 10(1), 10(2) for one of the place of business. डायग्राम बनाऊं? मनमोहन एंटरप्राइज है, ओके। जब बना ही रहा हूं तो अच्छे से बनाता हूं। मनमोहन है, रजिस्टर्ड कहां है? दिल्ली में। दिल्ली में उसके 2 प्लेस ऑफ बिजनेस है। ठीक है, इसका टर्नओवर है 1.2 करोड़। वो चाहता है एक प्लेस को कॉम्पोजिशन में ट्रीट कर ले, एक प्लेस को नॉर्मल स्कीम में ट्रीट कर ले। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। कॉम्पोजिशन स्कीम बोलता है कि यदि आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है और आप कॉम्पोजिशन में आना चाहते हो और आपके मोर देन 1 रजिस्ट्रेशन है, तो या तो सारे रजिस्ट्रेशन कॉम्पोजिशन में जाए, नहीं तो सारे रजिस्ट्रेशन नॉर्मल में जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ कॉम्पोजिशन में है कुछ नॉर्मल। ठीक है। रजिस्टर्ड पर्सन, सॉरी, A registered person with an aggregate turnover in preceding financial year up to 1.5 crore is eligible for composition scheme. उसका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं हुआ, इसलिए उसको कंपोजिशन स्कीम करंट ईयर में मिल सकती है। हाउएवर सारे रजिस्टर्ड पर्सन जितने भी हैं उस पेन के अंदर जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन है हैव टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन। यदि एक भी नॉर्मल स्कीम के लिए ऑप्ट कर लेगा तो फिर कंपोजिशन किसी को नहीं मिलेगी। चलो, आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। Moving on to next question, question number 3. Determine the effective date of registration under CGST Act in respect of following cases. Aggregate turnover of Nakul Industries of Mumbai has exceeded 40 lakhs on 1st of August. ठीक है, 1 अगस्त को आपकी एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस हो गया है। उसने रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कब डाली है? 20th अगस्त को, मतलब विद इन 30 डेज। आप जिस दिन लाइबल हुए फॉर रजिस्ट्रेशन, यदि आपने उसके विद इन 30 डेज एप्लीकेशन डाल दी है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उस केस में आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या माना जाएगा? जिस दिन आप लाइबल हुए थे। तो इस केस में विद इन 30 डेज एप्लीकेशन डाल दी है, इसलिए इफेक्टिव डेट क्या माना जाएगा? 1 अगस्त। चलो सेकंड केस पे जाओ। अग्रवाल टेली सर्विस एक आर्किटेक्ट है लखनऊ में, उसका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख एक्सीड हो गया था 25 अक्टूबर को। तो उसने एप्लीकेशन सबमिट किया 27 नवंबर को आफ्टर 30 डेज। यदि आप लाइबल हो जाते हो, उसके विद इन 30 डेज एप्लीकेशन नहीं डालते हो, तो आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पता है क्या होगी? जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। इस केस में आपको रजिस्ट्रेशन 5 दिसंबर से इफेक्टिव होगा। आई होप समझ में आ रहा है। देखो एक बार ना, मैं कोशिश कर रहा हूं मैं अच्छे से समझाऊं, फिर भी एक बार रीड करना, रीजन क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, वो समझ में आएगा। इसमें देखो पूरे प्रोविजन को एक्सप्लेन किया है। ठीक है। सिंस नकुल इंडस्ट्रीज अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज ऑफ बिकमिंग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 1st August. In the given case, the turnover of Mehta Teleservices on 25 October, ठीक है, since the application for registration is submitted after 30 days,
द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो कि 5 दिसंबर है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। आरकेटी केयरटेकर, अ रजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइड्स द सर्विस ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। 1 अप्रैल को वो एक एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया विद पी फॉर इट्स एयर कंडीशनिंग एंड वॉशिंग मशीन। एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मेंटेनेंस सर्विस विल बी प्रोवाइडेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस हो रही है, ठीक है। And the payment of same will be given on the due date on which service is rendered. During the year, it provided service on 1st April, July 1, October 1, January 1. When should RKT caretaker issue the invoice? ठीक है। अब इस केस में आप एक चीज समझो, सबसे पहले आपको ये निकालना है कि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस का केस है। तो सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना चाहिए कि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होती है। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस का मतलब वो सर्विस होती है जो कि रिकरिंग बेसिस पे दी जाती है फॉर अ पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 3 मंथ्स, मतलब 3 महीने से ज्यादा रिकरिंग बेसिस पे दी जा रही है। क्या ऐसा हो रहा है? हाँ, ऐसा हो रहा है, ठीक है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अच्छा, कमिंग बैक टू द प्रोविजन, सेक्शन 31 क्या बोलता है? कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में टैक्स इनवॉइस कब इशू होना चाहिए? तो यदि आप थोड़ा सा भी अपने प्रोविजन पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में जो टैक्स इनवॉइस की ड्यू डेट होती है, इट इज लिंक्ड विद ड्यू डेट। यदि ड्यू डेट असर्टेनेबल है तो जो भी डेट ऑफ पेमेंट है ना, यदि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल है तो जो भी डेट ऑफ पेमेंट है वही डेट होती है इनवॉइस इशू करने की। तो इस केस में इनवॉइस कब इशू किया जाएगा? इनवॉइस इशू किया जाएगा 1 अप्रैल, जुलाई 1, अक्टूबर 1, जनवरी 1 को। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सप्लेन किया, देखो सबसे पहले। उसके बाद इन द गिवन सिचुएशन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस 1 साल के लिए प्रोवाइड किया, ठीक है। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। तो इस केस में अप्रैल 1, जुलाई 1, अक्टूबर 1, जनवरी 1। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। चलो, मेसर्स मिसेज नीलम एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है पंजाब में। चार्ट बनाते जाता हूं, ठीक है। इनने एक वॉशिंग मशीन परचेज करी है। ओके, एक काम करते हैं, यहां करते हैं। इनने वॉशिंग मशीन किससे ली है? होम इक्विप से। ये कहां पे है? ये दिल्ली में एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रजिस्टर्ड है। आई होप आप लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ये दिल्ली में एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रजिस्टर्ड है, ठीक है। अच्छा, ये अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। क्या गई है? वॉशिंग मशीन। अच्छा, अब मिसेस नीलम ने बोला, शी मेंशंस अ बिलिंग एड्रेस इन पंजाब, बट ये बोल रही है कि भाई जो डिलीवरी दो ना वो मेरी फ्रेंड को देना हरियाणा में। अब इस केस में द इनवॉइस रिकॉर्ड्स ओनली द बिलिंग एड्रेस इन पंजाब एंड नो मेंशन ऑफ द डिलीवरी एड्रेस। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? पता है कौन सा सेक्शन आता है? 10(1)(c है, सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। इस केस में, अच्छा 10(1)(c पता है क्या बोलता है? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? प्लेस ऑफ सप्लाई वो रहेगा जो इनवॉइस पे नोटेड है। इनवॉइस पे क्या है? बिलिंग एड्रेस है, देयर इज नो मेंशन ऑफ डिलीवरी एड्रेस। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या पता है क्या रहेगा? वो एड्रेस जो कि इनवॉइस पे मेंशन है, मतलब पंजाब का। प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी पंजाब। वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स इज मेड टू अ पर्सन other than registered person, the place of supply shall be the location as per address of the said person recorded in the invoice. Even in the given case, although the delivery is made to Haryana, delivery हरियाणा में हो रही है, बिलिंग एड्रेस ऑफ नीलम मतलब पंजाब रिकॉर्डेड है इनवॉइस में, इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी पंजाब। वेरी गुड। कमिंग बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर मोबाइल कनेक्शन? कैन इट बी द लोकेशन ऑफ सप्लायर? इस केस में आपको पूरा का पूरा एज इट इज, जो आपका टेलीकम्युनिकेशन सर्विस वाला था ना, चार्ट बना देता हूं आपको, वो पूरा एज इट इज प्रोविजन लिख के आना है। टेलीकम्युनिकेशन में एक तो पोस्टपेड था, एक प्रीपेड था, प्रीपेड में फिर 3 थे, एक आपका सेलिंग एजेंट बेचता था, ठीक है, एक आप फाइनल सब्सक्राइबर, और एक रेसिडुअरी केसेस। ये पूरा चार्ट एज इट इज आपको, मतलब चार्ट नहीं, पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख के आना है। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा का सीधा प्रोविजन पूछा है, ये पढ़ के जाना है। Next question. Mr. Abhishek is engaged in business of trading of mobile. He is eligible for composition scheme and has opted for the same. मिस्टर अभिषेक है जो मोबाइल में ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं, इनने कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर रखा है। ही सीक्स योर एडवाइस फॉर रिकॉर्ड्स व्हिच आर नॉट रिक्वायर्ड। ओके, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन है। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में हमने पढ़ा हुआ है कि कॉम्पोजिशन स्कीम वालों को कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने से एग्जम्प्ट किया हुआ है। क्या क्या? एक स्टॉक ऑफ गुड्स, दूसरा डिटेल्स ऑफ टैक्स। डिटेल्स ऑफ टैक्स में बेसिकली कितना टैक्स कलेक्ट किया, कितना टैक्स पे किया, कितना आईटीसी अवेल किया, कितना आईटीसी क्लेम किया, ये सब इंफॉर्मेशन कॉम्पोजिशन डीलर को नहीं बनाना होता है। ये देखो, स्टॉक ऑफ गुड्स, account of stock in respect of goods received and supplied. Such account shall contain particular of opening balance, received, supply, goods stolen, destroyed, written off. Same details of tax, जिसमें कि टैक्स कलेक्टेड, पेड, आईटीसी अवेल्ड, आईटीसी क्लेम्ड, ये सब, ठीक है। इसी के साथ मैंने आपका जीएसटी का पेपर कम से कम टाइम में पूरा डिस्कस किया है। एमटीपी का डिस्कशन का एक ही
ऑब्जेक्टिव था, इनमें से कोई क्वेश्चन एग्जाम में उठ के आ जाए, मिस नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मैं वीडियो लाने वाला हूं जिसमें मैं अच्छे से सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन 1 को हमें कैसे टैकल करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप लोगों को एक्चुअली वैल्यू एडिंग लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे थोड़ा सा प्यार देना।